ई कॉमर्स की बात करें तो देखो, ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से जब किसी वस्तु को बेचना या खरीदा जाता है तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना और वस्तुओं और सेवाओं को बेचना खरीदना भी शामिल होता है। जो माइकल एल्ड्रिच हैं, उनको विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो क्या किसे कहा जाता है? माइकल एल्ड्रिच का नाम आपको याद रखना है। विश्व में इन्हें ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। और भारत में के बेथी सोरेन जो है, भारत में के बेथी सोरेन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो विश्व में कहा जाता है माइकल एल्ड्रिच को, और भारत में कहा जाता है बेथी सोरेन को। किसको? बेथी सोरेन का नाम आपको याद रखना है। विश्व भर में ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए सबसे लोकप्रिय उदाहरण में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, स्नैपडील और वॉलमार्ट शामिल हैं। ई कॉमर्स के विकास को देखें तो 1979 में ई कॉमर्स की नींव माइकल एल्ड्रिच ने रखी थी, और इन्हें विश्व में क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की। कब? 1994 में। अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस ने की थी। यह प्रारंभ में केवल ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री करता था, है ना, और अभी सभी प्रकार के प्रोडक्टों को बेचता है। 1995 में यूएसए में ई-बे की शुरुआत की गई। तो कहाँ? अमेरिका में ई-बे की शुरुआत कब की गई? 1995 में। तो 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने ई कॉमर्स की नींव रखी, और 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा अमेजॉन की स्थापना की गई। 1995 में ई-बे की शुरुआत हुई, और 1996 में देखो, जब 1996 में आए तो भारत में इंडिया मार्ट की शुरुआत हुई। किसकी? इंडिया मार्ट की। यह बी टू बी को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में लीडिंग कंपनी है। क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ये लीडिंग कंपनी है इंडिया मार्ट। 1996 में इसकी स्थापना हुई है। 1998 की बात करें तो पेपल जो है, पेपल की स्थापना हुई। इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय बना दिया। तो जो पेपल कंपनी है, पेपल की स्थापना जो है वो 1998 में हुई, और इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को क्या किया? लोकप्रिय बना दिया। 1999 का जब समय आया तो अलीबाबा डॉट कॉम की शुरुआत हुई 1999 में, और 2007 में फ्लिपकार्ट और मंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। 2010 में पेटीएम जैसा प्लेटफॉर्म स्थापित हुआ, जो कि अब बर्बाद होने की कगार पर है। प्रोजेक्ट जीरो की बात करें, क्या है प्रोजेक्ट जीरो? तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन कंपनी ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान को बेचने के लिए रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को प्रमाणिक सामान उपलब्ध कराना है। नेट प्रोजेक्ट जीरो का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखो, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में देखना है हमें। तो पहले हम ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पर आते हैं। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में मेजेंटो जो है, मेजेंटो, ये इसका लोगो है, और यह एक पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। यह मर्चेंट को पावरफुल फीचर्स, इजी कस्टमाइजेशन और एड ऑन्स उपलब्ध कराता है। ओरेकल कॉमर्स की बात करें तो ये बी टू बी और बी टू सी ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बी टू बी और बी टू सी। रोजर पे की बात करें तो यह एक भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को एक्सेप्ट करता है। कौन? रोजर पे। इंस्टा मोजो की बात करें तो इंस्टा मोजो यह भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। इंस्टा मोजो कौन सा? इंस्टा मोजो जो है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। साथ ही इसकी मदद से आप खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हो। इसकी मदद से क्या कर सकते हो? आप खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हो इंस्टा मोजो के द्वारा। बू कॉमर्स की बात करें तो यह एक ऐसा ई कॉमर्स टूल है जो वर्ड प्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में परिवर्तित करता है। सॉफिटी की बात करें तो 2004 में स्थापित हुआ है। शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई 2004 में स्थापित है, और स्टोर फ्रंट बनाने में टेम्पलेट्स, पेमेंट सॉल्यूशन, इवेंटी टूल्स आदि की जगह उपलब्ध कराता है। डिमांड वेयर की बात करें, ये 2004 में स्थापित है, यह भी 2004 में स्थापित है डिमांड वेयर। अब हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है अमेजोन। कौन है? अमेजोन। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हो। आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर इसको खरीदा होगा, और खरीदा नहीं होगा तो एक बार इस पर गए जरूर होगे। इसकी जो स्थापना है 1994 में हुई थी, और कौन थे इसके संस्थापक? जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं, जो कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अमेजॉन जेफ बेजोस संस्थापक हैं, और 1994 में स्थापना हुई है, और वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1995 में
ईबे नामक कंपनी की स्थापना पियरे ओमिडियार ने की है। किसने? पियरे ओमिडियार ने की है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में है। इंडिया मार्ट जो है वो 1996 में दिनेश अग्रवाल के द्वारा स्थापना हुई इसकी। इंडिया मार्ट की कब? 1906 में। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और फैब मार्ट की बात करें तो फैब मार्ट 1999 में इसकी स्थापना हुई, और के बैठेश्वरन जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो फैब मार्ट के संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन है। कब स्थापना हुई? 1999 में। अलीबाबा की बात करें तो जैकमा जो है वो इसके संस्थापक हैं। कब स्थापना हुई है? 1999 में इसकी स्थापना हुई, और हांग झोउ चीन में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं देखो। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं तो जैकमा। अलीबाबा कंपनी का मुख्यालय है तो हांगझोंग चीन। और अलीबाबा कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1999। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मंत्रा की बात करें तो मंत्रा जो है मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये 2007 से कार्यरत है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है मुख्यालय? बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो मंत्रा जो है वो 2007 में इसकी स्थापना हुई। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया का नाम आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वो 2007 में की गई है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। पेटीएम जिसके संस्थापक विजय शेखर हैं, और 2010 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। स्नैपडील की बात करें तो स्नैपडील जो है वो 2010 में स्थापना हुई, और कुणाल बहल और रोहित बंसल जो हैं इसके संस्थापक हैं। नई दिल्ली में स्नैपडील का मुख्यालय है। जाबोंग की बात करें तो जाबोंग डॉट कॉम जो है 2012 में स्थापित हुआ। कब? जाबोंग 2012 में, और गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। मीशो जो है वो 2015 में इसकी स्थापना हुई। संजीव बरनबार, विदित आत्रेय जो हैं इसके संस्थापक हैं, और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। स्विगी की बात करें तो ये श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी राहुल जैमिनी के द्वारा संस्थापक हैं। इसकी स्थापना की गई 2014 में, और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका भी मुख्यालय है स्विगी का। जोमेटो का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा जो है वो जोमेटो के संस्थापक हैं। कब हुई थी स्थापना? 2008 में इसकी स्थापना हुई है जोमेटो की। देखो ई कॉमर्स से लाभ क्या है? एक तो 24/7 ये जो सेवाएं उपलब्ध कराता है। विश्वव्यापी पहुंच है। कस्टमर को होम डिलीवरी सुविधा है। कस्टमर के बहुमूल्य समय की समय बचत होती है। कस्टमर को नकदी लेनदेन से छुटकारा। कस्टमर के पास प्रोडक्ट वैरायटी के विकल्प हैं, और उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है इसमें। तो इसके कुछ हानियां भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखो, शिपमेंट में देरी हो सकती है। स्थानीय व्यापारियों को घाटा लग सकता है इससे। ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना सुरक्षित असुरक्षित है। आज भी इंटरनेट काफी व्यक्तियों की पहुंच से दूर है। कस्टमर और सेलर एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, और प्रोडक्ट को केवल ऑनलाइन देख सकते हैं और उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ये क्या है? सब खतरे हैं इसमें। ई कॉमर्स के प्रकार में हमें कुछ प्रकार देखने हैं, जैसे B2B, B2C, C2C, C2B और B2G। ये देखने हैं हमें, है ना। तो इनकी हम उदाहरण सब देखेंगे अभी नीचे। हम सीधे आते हैं B2B पे। B2B को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। इसमें सेलर और खरीदार, जो सेलर और खरीदार हैं, दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक व्यावसायिक संगठन अपने उत्पाद को दूसरे व्यावसायिक संगठन को बेचना चाहता है इसमें। एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान थोक विक्रेता को सेल करता है, और थोक विक्रेता उस सामान को रिटेलर को बेच करता है। अलीबाबा डॉट कॉम और इंडिया मार्ट जो है वो इसका उदाहरण है B2B का, बिजनेस टू बिजनेस का। बिजनेस टू कस्टमर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी सीधे कस्टमर को अपना उत्पाद प्रोडक्ट बेचती है, और इसका उदाहरण में जो है, इसके उदाहरण में कस्टमर को ऑनलाइन इंटरनेट साइट फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन आदि को देखकर उसे ऑर्डर कर सकता है। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है B2C। कौन सा है? B2C। C2B की बात करें, इसमें कस्टमर टू कंपनी की बात होती है। कस्टमर से किसी कंपनी को सेवा या उत्पादन प्रदान करता है तो वह C2B कहलाता है। B2C मॉडल का बिल्कुल उल्टा है ये। एक फोटोग्राफर द्वारा अपने फोटो को किसी फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से कंपनी को सेल कर सकता है, जैसे शटर स्टॉक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। ये कैसी है? C2B कंपनी है।
अब हम आते हैं C2C पे। इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक कस्टमर अपने उत्पाद को दूसरे कस्टमर को बेचता है तो वह C2C कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कस्टमर अपने पास कोई उत्पाद जैसे बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कार आदि को OLX, क्विकर जैसी इंटरनेट साइट पर डालकर दूसरे को बेचता है तो वो क्या कहलाता है? C2C कहलाता है। B2G की बात करें, बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसमें इसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें बिजनेसमैन, कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। उदाहरण, ट्रिप एडवाइजर नामक कंपनी पार्टनर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलकर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाती है। और G2C की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होता है, इसमें कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है इसे। इसमें कस्टमर और गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उदाहरण, MP ऑनलाइन की सहायता से कॉलेज की फीस और भुगतान आदि करना G2C का उदाहरण है। परीक्षा उपयोगी कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो व्यापारिक भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप कहा जाता है। ई कॉमर्स में CSP का पूर्ण रूप कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है। ई कैश का उपयोग करते समय ग्राहक के डिजिटल हस्ताक्षर कस्टमर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। तो ई कैश का उपयोग करते हुए डिजिटल कस्टमर के जो डिजिटल हस्ताक्षर है उसका प्रयोग किया जाता है। OTP, वन टाइम पासवर्ड जो है वो SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भारत का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्डेक्स है। कौन सा है भारत का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? कौन सा है? तो ये है ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्डेक्स है। स्टार 99 हैज एक डिजिटल भुगतान तकनीक सेवा है और वेब पोर्टल डेकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो वेब पोर्टल जो डेकनेट है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। विश्व का पहला 5G फोन सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो विश्व का पहला 5G फोन जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला 5G फोन लावा कंपनी ने अग्नि के नाम से बनाया है। तो पहला विश्व का पहला सैमसंग फोन 5G फोन सैमसंग है और भारत का है लावा। कौन सा है? लावा। मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो इंदौर में लगाया गया है। कहाँ पर? इंदौर में। और मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो उज्जैन में है। तो टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में है और डिवाइस पार्क उज्जैन में है। मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? मुरैना में है। ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं अब। तो हमें देखना है अभी। UPI, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, NEFT, RTGS, IMPS, OTP, मोबाइल वॉलेट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, इसमें हमें देखना है। विस्तार से समझेंगे इन सभी चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले हम UPI की बात करते हैं। UPI का पूरा नाम जो है वो आपको याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये पूछा जा सकता है। ये इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान का नवीनतम साधन है। यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है। क्या है? पेमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो पेमेंट एप्स पर एक कॉमन पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसकी सहायता से आप बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और यूपीआई पेमेंट करते समय एम पिन का उपयोग किया जाता है। किसका? एम पिन का। एम पिन का जो पूरा नाम है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम पिन जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम पिन 4 या 6 अंकों का हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इंटरनेट के द्वारा किए गए भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं। इसमें एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो सेलर और कस्टमर के बीच ऑनलाइन स्थापित होता है। भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि माध्यमों से किया जा सकता है। NEFT की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर की बात करें तो NEFT एक तरीका है जिससे किसी बैंक के माध्यम से किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये 2005 में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरुआत की गई थी NEFT की। NEFT को मेंटेन संचालित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और इसके द्वारा 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर पैसा ट्रांसफर हो जाता है।
आरटीजीएस की बात करें, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था है जहां पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। इस सिस्टम को आरबीआई के मेंटेनेड किया जाता है और आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 2 लाख, दो से कम नहीं होंगे, है ना। आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यह बैंक की एक ऐसी पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। इसके माध्यम से 24 घंटे सातों दिन कभी भी मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। आईएमपीएस की शुरुआत 2010 में हुई है। कब हुई है? 2010 में। ओटीपी क्या होता है? ओटीपी, ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। यह एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। ओटीपी का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई अकाउंट बनाते हो तो ऐसे में भी आपको मोबाइल नंबर या जीमेल पर ओटीपी आता है। ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले अपराधों से बचा जा सकता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर सीधे आपके सेविंग अकाउंट या करंट से पैसा कटता है। इसके अलावा इसमें आप केवल बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार लेने की सुविधा देता है। पैसा खर्च करने के लिए आपको बैंक द्वारा एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू की बात करें, सीवीवी की बात करें, तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से तब तक हम सीवीवी नंबर एंटर करते हैं। इस कोड से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। सीवीवी नंबर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लिखा होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर, ये है सीवीवी नंबर। बार कोड रीडर की बात करें, किसकी? बार कोड रीडर। ये है बार कोड रीडर और ये बार कोड है। यह हैंडल हेल्ड इनपुट डिवाइस है। क्या है? हैंडल हेल्ड इनपुट डिवाइस है। और यह बार कोड को स्कैन करके उसमें प्राप्त डेटा का इनपुट सीधे कंप्यूटर में ले जाता है। इसका मुख्य उपयोग रिटेल व्यापार में होता है। बार कोड का बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को जाता है और इसे प्राइज स्कैनर या पीओएस, पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। क्यूआर कोड की बात करें तो क्यूआर कोड को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जो है, इसका पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर तकनीक से क्विक रिस्पांस कोड को रीडर करती है। इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई है। किससे हुई है? बिटकॉइन से हुई है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत। इसका उपयोग ब्लॉकचेन पद्धति से किया जाता है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस खरीदने में किया जाता है। डिजिटल करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इन सब का आधार बिटकॉइन को माना जाता है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, इथेरम, डेजी कॉइन, सोलाना और लिब्रा है। ये प्रमुख बिटकॉइन हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और 2009 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो कैसी है? वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में किया जाता है। यह P2P नेटवर्क पर काम करती है। किसी भी देश, सरकार, बैंक या कंपनी का बिटकॉइन पर नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी होती है। कौन सी? सतोशी। मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट की बात करें तो मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की भुगतान सेवा है। इसके माध्यम से पैसों का आदान प्रदान वर्चुअली किया जाता है। इसे मोबाइल मनी के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे और मोबाइल वॉलेट सुविधा दी जाती है। टाइप ऑफ ई वॉलेट में एक तो होता है क्लोज्ड वॉलेट। क्या होता है क्लोज्ड वॉलेट? इस वॉलेट के पैसों का उपयोग केवल उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया जाता है जो वॉलेट की सुविधा देते हैं। ओला मनी, अमेजन वॉलेट जो हो गए, ये किस में आते हैं? क्लोज्ड वॉलेट में आते हैं। सेमी क्लोज्ड वॉलेट में, इसमें वॉलेट में केवल आप शॉपिंग कर सकते हैं किंतु कैश नहीं निकाल सकते हैं। पेटीएम और फ्री चार्ज इसका उदाहरण है। ओपन वॉलेट, यह वॉलेट सिर्फ बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इस वॉलेट के द्वारा शॉपिंग के साथ साथ कैश भी निकाला जा सकता है, जैसे एम के पैसा और पेपल जो है वो इसके उदाहरण है।
हम विभिन्न प्रकार के ई वॉलेटों को देख लेते हैं। तो मोबीक्विक जो है, मोबीक्विक की स्थापना 2009 में हुई है और विपिन से और उपासना ताकू ने इसकी स्थापना की है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, 2010 में स्थापना हुई है। और ऑक्सीजन वॉलेट की बात करें तो प्रमोद सक्सेना के द्वारा स्थापना, और 2014 में इसकी स्थापना हुई है। फोन पे जो है, फोन पे राहुल चेरी और समीर निगम ने फोन पे की स्थापना की है। किसकी? फोन पे की। और भीम ऐप की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में की गई है। भारत गूगल पे की बात करें तो गूगल आईएनसी इसकी पेरेंट कंपनी है और 2018 में स्थापना हुई, और 2018 में ही भारत पे की स्थापना हुई है। असनीर ग्रोवर इसके सह संस्थापक हैं। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस में ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट सिस्टम, कॉल सेंटर, वेब फॉर्म और ईमेल शामिल है। ऑर्डर क्रिया में क्या होता है? कस्टमर द्वारा उत्पाद का ऑर्डर देना होता है पहले, फिर सेलर द्वारा ऑर्डर की जांच होती है, सेलर को ऑर्डर का पेमेंट प्राप्त होता है और गोदाम से ऑर्डर देना, सामानों की पैकेजिंग करना और सामान को कस्टमर के लिए पास भेजना इसका उदाहरण है। ई कॉमर्स में 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। एक तो सप्लायर, वेयर हाउस, शिपिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेज और ई कॉमर्स कैटलॉग, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्सेस ई कॉमर्स। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान है और इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित प्रावधान है। ई कॉमर्स यूनिट को अपने मूल देश सहित रिटर्न, फंड, वारंटी, एक्सचेंज, डिलीवरी एवं सिप पेमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण संबंधी, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के अंदर कस्टमर की शिकायत की प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना आवश्यक है। एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑनलाइन रिवेन्यू मॉडल जो है, तो देखेंगे सीपीसी जो है, कॉस्ट पर क्लिक, विज्ञापनदाताओं में हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर उनके विज्ञापन पर क्लिक करता है। सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, विज्ञापनदाताओं में हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर उनके विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करता है। सीपीएम, इसमें तब शुल्क लिया जाता है जब विज्ञापन 1000 लोगों तक पहुंच जाता है। और सीपीएल, इसमें तब शुल्क लिया जाता है जब विज्ञापन पर उन्हें प्रोडक्ट बिकने की लीड मिलती है। और सीपीआई, कॉस्ट पर इंस्टॉल, विज्ञापनदाताओं से हर बार शुल्क लिया जाता है जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट मध्य प्रदेश हिंदी ग्रांथिक अकादमी शोध है। तो B2C साइट की बात करते हैं, पहले बिजनेस टू कस्टमर की बात करते हैं। तो amul.com, artmaya.com, artstall.com, www.bababazaar.com, flipkart.com, britishshopping.com, shopnow.com, amazon.com और ebay.com, ये कैसी हैं? B2C हैं। नीलामी साइट की बात करें, किसकी? नीलामी साइट की। तो नीलामी साइट में जो है ऑक्शन इंडिया.com और एडमैक्स.com, बाजी.com, बिजनेसहैरी.com, इंडीन info.com और बिजनेस सरप्लस.com, खुलजा सिमसिम.com और bid4it.com जो है वो नीलामी साइट है। बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस में जो शामिल हैं, एक तो alibaba.com, ariba.com, bidcast.com और बीजोलॉजी.com, साथ ही एग्रीवॉच.com, एग्रीबज.com और अपना loan.com इसमें शामिल है। विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स आयाम व्यापार के सक्षम है विश्वव्यापी पहुंच बनाने में। एटीएम मशीन होती है B2C, कैसी? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। और ई कॉमर्स का C2C संबंधित है, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ईवे और पेपल जो है वो C2C है। ई कॉमर्स में कौन सा पोर्टल्स, वैल्यू चेन मॉडल, क्वाली क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? तो वो है प्रोक्योरमेंट। एक ई प्रोक्योरमेंट, MP टेंडर्स, जेम, MP लुन इसमें शामिल है। एक ई प्रोक्योरमेंट टेंडर है, पोर्टल है। ई कॉमर्स का लाभ है 24/7 कार्य करने की क्षमता। और फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेजन उदाहरण है।
B2C के भी और B2B के भी। तो देखो इस प्रकार से यूनिट 9 की ये जो वीडियो थे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें MCQ वाले कंप्लीट वीडियो देखने हैं।